हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसको शॉर्टकट में एपी कहा जाता है। पेज 147 और एक्सरसाइज 4 का भी अभी हम पढ़ रहे हैं और लक्ष्य 100 बाई 100 को लेकर इसमें हम 8 इस प्रश्नावली के अंदर हम 8 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 17 प्रश्न हैं और ये प्रश्नावली अगर आप इसको पूरा पढ़ जाते हैं तो जैसे कि आपको बताया गया कि पूरा एपी, अगर पूरा समांतर श्रेणी का बात किया जाए तो पूरा समांतर श्रेणी हमें कितना नंबर देगा? 15 नंबर देगा। ठीक है, बताया गया है कहाँ से कैसा प्रश्न पूछता है ये भी आपको बताया गया है। अगर 15 नंबर का बात किया जाए तो अगर इस एक्सरसाइज 4 के बी का बात किया जाए तो यहाँ से एक प्रश्न 2 नंबर में और 1-2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेगा। कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि अगर 4 के बी का आप 17 प्रश्न अगर आप ठीक ढंग से पढ़ जाते हैं तो आपको 5-6 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, 9 नंबर के n 2n और 3n, n 2n और 3n कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के, ये जो 3 यहाँ पे पद लिखा गया है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n, क्लियर हो रहा है कि ये एपी में है। क्या है? एपी में है। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल, ये जो है ना n पदों का योगफल s1, 2n पदों का योगफल s2 और 3n पदों का योगफल s3 है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बाबू यहाँ पे किसी समांतर श्रेणी में n 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 और क्या है? s3 है। तो कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि जो s3 आएगा, s3 3 गुने s2 माइनस s1 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको साबित करना है। ठीक, फिर से एक बार और आप प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि वो एपी है और एपी में क्या क्या लिखा गया है? तो एपी में n लिखा गया है, 2n लिखा गया है और 3n लिखा गया है और इसमें n पदों का योगफल s1, 2n पदों का योगफल s2 और 3n पदों का योगफल s3 है। तो आप साबित कीजिए कि ये जो s3 का मान आता है ये किसके बराबर होगा? तो 3 गुने s2 माइनस s1 के बराबर होगा। ठीक, अब अभी फिलहाल तो आप इस असमंजस में है कि वाकई में इसमें ना ए है। फिलहाल अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, हमें ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, एन चाहिए होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। और साबित करना इधर वाला, कैसे साबित होगा? बिल्कुल साबित हो जाएगा। ठीक है, कैसे? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ये एपी में है। किस चीज में है? एपी में है। तो एपी के लिए शर्त क्या होता है? तो अगर सभी पदों का अंतर आपस में बराबर हो तो आंकड़ा जो है, पद जो है वो किस चीज में होता है? एपी में होता है। अगर ये तीनों एपी में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाव को हम बोलते हैं डी, और इसमें से इसको घटाएंगे तो इस घटाव को भी बोलते हैं डी, और ये डी और ये डी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इतना समझने में कोई परेशानी है क्या? नहीं ना, समझने में कोई परेशानी है? नहीं ना। और आपको याद होगा, आपको समांतर श्रेणी का यानी कि एपी का परिभाषा भी पढ़ाया गया है। एपी के परिभाषा में आपको क्या बताया गया है कि जब दूसरा और पहला पद का अंतर तथा तीसरा और दूसरा पद का अंतर आपस में बराबर हो तो आंकड़ा किस चीज में होता है? एपी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं ना फिलहाल समझने में? सिर्फ आप इतना समझिए कि ये तीनों जो पद है ये एपी में है। इतना पदों का योगफल ई, इतना पदों का योगफल ई और इतना पदों का योगफल ई आया है। तो आपको बताना है कि s3 का जो मान होगा 3 गुने s2 माइनस s1 के मान के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हम यहाँ लिखेंगे क्या चीज? तो लिखेंगे एपी के परिभाषा से। एपी के परिभाषा से याद कीजिए आप 4 का ए आपको क्या पढ़ाया गया था? तो एपी के परिभाषा से लिखने के बाद आप लिखते थे डी बराबर डी, लिखते थे। उसके बाद नीचे आप क्या लिखते थे? उसके बाद नीचे आप क्या लिखते थे? T2 माइनस T1 के बराबर में T3 माइनस T2 लिखते थे। T2 का मान क्या है? 2n है, माइनस T1 का मान n है, के बराबर में
T3 का मान क्या है 3 और माइनस T2 का मान क्या है T2 का मान क्या है 2n है। जरा आप देखिए 2 गो n में से 1 गो n गया तो क्या गो n बचा 1 गो n के बराबर में, फिर 3 गो n में से 2 गो n गया तो क्या बचा 1 गो n बचा। ठीक है, अब जरा आप यहां देखिए n के बराबर में n है, अगर n के बराबर में n है, जरा आप ये सोचिए कि अगर n के बराबर में n है, n किस चीज को दिखाता है पद को दिखाता है ना, n किस चीज को दिखाता है पद को। तो यहाँ पर आप देखिए अगर s1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है s1 लिखा हुआ है, n के जगह पर 1 है, तो यहाँ s1 के बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्यों क्योंकि n के बराबर में n है, तो s1 के बराबर में 1 होगा, s2 के बराबर में क्या होगा 2 होगा, और s3 के बराबर में क्या होगा। आगे बढ़ाया जाए, अब यहाँ पर n के बराबर में n है, इसीलिए s1 के बराबर में 1, s2 के बराबर में 2 तथा s3 के बराबर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझने में कुछ परेशानी है क्या, नहीं ना। अब चलते फिर आगे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आपको साबित क्या करना है, आपको साबित करना है। अब साबित करने वाला में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दोनों तरफ क्या साबित करना होता है, तो दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। साबित क्या करना होता है, तो दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि S3 बराबर क्या दिया है, S3 बराबर 3 गुने S2 माइनस S1 दिया हुआ है ना, दोनों तरफ का मान आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का मान आपस में बराबर हो गया तो ये साबित हो जाएगा ना। चलिए इधर देखिए आप S3 का वैल्यू क्या है 3 है, तो लिखेंगे 3 के बराबर में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 गुने S2 का वैल्यू क्या है, S2 का वैल्यू है 2 और माइनस S1 का वैल्यू क्या है 1 है। आगे बढ़ाएं तो 3 के बराबर में 3 गुने 2 में से गया 1, आगे बढ़ाते हैं तो 3 के बराबर में 3 एकम क्या है 3 है। बताइए दोनों वैल्यू आपस में बराबर है या अलग अलग बराबर है ना। या लेफ्ट साइड वाला इस लेफ्ट साइड वाले के लिए और राइट साइड वाला राइट साइड वाले के लिए, तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर साबित हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ नीचे लिख देना है क्या चीज साबित हुआ। ठीक है, समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, क्लियर है, बन सकता है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आइए साफ कर दे इसे। आप 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। ए बाबू इधर देखो, ये जो 10वां नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इसी प्रश्नावली में बना चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप इसी प्रश्नावली में बना चुके हैं। क्यों कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, आंकड़ा दे रहा है 3 + 11 + 19, 11 नंबर है। कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम क्या को प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है 100 गो का, यानी कि आंकड़ा कैसे लिखेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहां पर +100, कहां तक 100 पदों तक लिख देते हैं। कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, तो 100 पदों तक। ठीक है, लिख देंगे। जरा बताइए ये प्रश्न आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। करना क्या है, तो आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम a के बराबर में 1, d के बराबर में T2 - T1, यानी कि T2 है 2 और T1 है 1,
तो यहाँ पर आया 1 और n के बराबर में क्या है 100 है। निकालना क्या है ऐसे निकालना है, बन जाएगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। चलिए इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ तक जाएगा ये प्रश्न। जरा समझिए कि अगर प्रथम 100 को प्राकृत संख्या दे दिया और प्रथम 100 को नहीं 200 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे दे या 2 लाख दे दे या 50 लाख दे दे, अगर कह दे कि इसका योगफल निकालना है तो कितना बढ़िया रहता कि एक छोटा सा ट्रिक पता चल जाता। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, कितना बढ़िया रहता कि एक ट्रिक पता चल जाता। देखिए जब भी प्रथम 100 को प्राकृत संख्या बोले या 200 या 500 या 1000, सिर्फ प्रथम प्राकृत संख्या आ जाए और यहाँ पर कोई संख्या डाल दे और अगर उसका योगफल निकालना हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है आप समझ लीजिए। एक छोटा सा फॉर्मूला सेट करेंगे, आंसर हमारे सामने लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल। कर क्या देना है पता है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है, यहाँ देखिए सिर्फ यहाँ पर लिखना है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2, ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्या लिखना है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। अब n किसको दिखाता है, n किसे दिखाता है, जरा बताइए n का वैल्यू कितना है 100 है, तो क्या लिखेंगे 100 इंटू में 100 प्लस 1 और बट्टा में कौन चीज 2, आगे बढ़ाएंगे तो 100 गुने 100 प्लस 1 101, अब बट्टा में कौन चीज 2, ठीक है। जब 101 में 100 से गुना होगा तो क्या आएगा 101 पर क्या गो 0, 2 गो 0 और बट्टा में 2, 2 से इसको काटो तो देखो 2 पंचे 10, 0 उतरेगा, 2 पंचे 10 और 0 का 0 कट गया, आंसर मिला, यही है ना। क्या आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, इतना बड़ा प्रश्न है। जब इसको हम कहाँ लगाएंगे पता है, जब सिर्फ लिख रहा है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगर यहाँ पर 100 ना 50 करोड़ दे दे फिर भी हम आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी देगा उसे हम क्या मान लेंगे n मान लेंगे और इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ाया जाए आगे। अब आइए क्या है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलने वाला है, इस पे भी आपको 2 नंबर मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो इस पर 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हो कहीं जाओगे तो जो थोड़ा बढ़िया चीज होता है, अब मान लीजिए कहीं हम गए पार्टी फंक्शन में तो चावल हम 2 प्लेट ढकेल जाते हैं, लेकिन मिठाई क्या वो खा पाते हैं 2 गो 4 गो। अब पंडित जी वाला बात छोड़ दो कि 100 को मार देगा वो, नहीं तो मिठाई 2 गो 3 गो खाइएगा उसी में क्या हो जाता है मन भर जाता है। तो जो बढ़िया चीज है कम में ही मन भर जाता है, अगर ये बढ़िया चीज है आप कम बनाइएगा तो ये पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिटाया जाए, आइए देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। किसका योगफल ज्ञात करना है, तो 3 + 11 + 19 + 27 प्लस डॉट 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 प्लस 803। ए बाबू बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ये आप बना चुके हैं, ठीक है। आपसे एक छोटा सा प्रश्न हम पूछ रहे हैं, ये जो लास्ट में 803 दिया है ये n है या an है, बताइए तो क्या है, an क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पद नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर पद लिखा होता तो ये क्या होता n होता, ये फिलहाल हमारा क्या है, ये हमारा an है। तब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे a के बराबर में d के बराबर में 8, d के बराबर में 8, कैसे d के बराबर में t2 - t1, 11 में से 3 गया 8, उसके बाद यहाँ पर an है 803। अब हमें किस फार्मूला पर जाना है, an वाले पे, an बराबर a + n - 1 × d, वहां से निकालेंगे n, और जब n निकल गया तो हमारे पास n है
ए है और डी है, तो हम एस एन निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? तो फिर हम क्या लगाएंगे? लगाएंगे एस एन बराबर एन बट्टा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बन जाएगा या आगे तक बढ़ाया जाए इसे? बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आ गया थोड़ा सा भाषा आधारित प्रश्न, जो कि आप पिछला चैप्टर में भी बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 12वां नंबर प्रश्न है, देखिए 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है। एगो आदमी है जो पहला साल में कितना रुपया बचाता है? 320 रुपया बचाता है। पैसा बचाने वाला प्रश्न आप प्रश्नावली 4 के ए में भी आपको पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया गया है, याद है? किन बच्चों को याद है? याद है? कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, दूसरे वर्ष में 360 रुपया बचाया, दूसरे साल में कितना बचाया? 360 रुपया। उसके बाद कह रहा है इसी प्रकार वह अपनी बचत को प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाया जाता है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि कितने वर्षों में उसकी बचत कितना हो जाएगी? 5000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कब उसका बचत 5000 रुपया हो जाएगा? पहला साल में 320 रुपया में बचत किया, दूसरा साल में 360 रुपया, और प्रत्येक साल ये अपने बचत को 40 रुपया बढ़ाते जाता है। तो तीसरा साल में 400 रुपया बचाएगा, और बचाते बचाते एक दिन ये कितना रुपया बचाने लगा? 5000 रुपया बचाया। तो कह रहा है आपसे कि बताइए कैमा साल में ये 5000 रुपया बचाया, यानी कि कैमा स्थान पर कैमा साल में ये 5000 रुपये की इसका अंतिम बचत दे रहा है, लास्ट बचत दे रहा है। इसके बाद का आंकड़ा हमें पता नहीं है। तो कह रहा है कि बताइए वो कौन सा वर्ष है, कितना वर्ष में यहाँ पे ये जो बचत है 5000 हो जाएगा, कितना वर्ष में? जब ये कितना वर्ष पूछा यानी कि कितना पद पूछ रहा है, तो आपको एन निकालना है। यहाँ पे एन का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू क्या है? 320 है। उसके बाद डी यहाँ पे क्या मिलेगा? तो डी मिलेगा T2 माइनस T1, और वैसे आपका डी दिया हुआ है 40 रुपया। अब यहाँ पर जब हम T2 माइनस T1 करेंगे यानी कि 360 माइनस 320 लिखेंगे, तो जब 360 में से 320 गया कितना बचेगा? 40। और ये अंत वाला योगफल है, यानी कि ये क्या है? SN है। SN बराबर कितना? 5000। तो बताइए आप n निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? निकल जाएगा, बनेगा। चलिए सेम ऐसा ही अगला प्रश्न है। कह रहा है कि किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। कह रहा है कि वो बहुभुज है। क्या है? बहुभुज एक आकृति है जिसमें बहुत सारे भुजाएं हैं। कह रहा है कि किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। इसमें से सबसे छोटा कोण 120 डिग्री तथा सार्व अंतर 5 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को हम बना ही दे रहे हैं, ठीक है। तेरहवां नंबर प्रश्न है बाबू। कह रहे कि कोई उत्तर बहुभुज है। बहुभुज बोले तो जैसे यहाँ देखिए ये त्रिभुज होता है, ये चतुर्भुज होता है, ऐसे ही बहुभुज है। बहुभुज हम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारा भुजा, ठीक है। अगर हम इस चित्र को बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ भुजा दिखाना पड़ेगा, तो फिर वो बहुभुज हुआ नहीं, ठीक है। बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारा भुजा, तो इसका फिगर बनेगा नहीं, सबसे पहली बात। अब चलिए कह रहा है कि इसमें जो सबसे छोटा कोण है, इस बहुभुज का जो सबसे छोटा कोण है वो 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का।
कह रहे हैं कि एक बहुभुज है जिसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है और इसका जो सार्व अंतर है कितना डिग्री है, 5 डिग्री है। ठीक है, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री और सार्व अंतर कितना है, 5 डिग्री है। लिखेंगे चूंकि बहुभुज का सबसे छोटा कोण 120 डिग्री तथा सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर 5 डिग्री है, तो AP बराबर, AP हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सबसे छोटा मान 120 है तो 120 लिखा गया और इसके बाद बढ़ते जाएगा। कितना हमें बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, तो प्लस में 120 और 5 125 डिग्री प्लस 125 और 5 130 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री प्लस डॉट 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 कहां तक गया है हमें पता नहीं है। अब कह रहा है कि बताइए उस बहुभुज में कितने कोण है, यानी कि कै गो कोण है, ऐसा का कै गो कोण है, तो एन भी बताना है। और उसके बाद कह रहा है कि बताइए उस सभी कोणों का योगफल क्या होगा, यानी कि SN भी बताना है। अब जरा आप देखिए, अभी तक आपने जितना भी प्रश्न बनाया है सब में हम SN कैसे निकाल पाते थे, तो हमें A दिया होता था, D दिया होता था और N दिया होता था। यहाँ पर सिर्फ A है और D है, N है ही नहीं, तो SN कैसे निकालेंगे। और हम N भी कैसे निकाल पाते थे, जब SN दिया हो या AN दिया हो, A दिया हो और D दिया हो। यहाँ पर दोनों टाइम असमंजस खड़ा है, इसलिए चलिए बनाते इस प्रश्न को, नहीं दिया हुआ है फिर भी बनेगा। ठीक है, चलते हैं इस प्रश्न को आगे लेकर, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A बराबर, A का वैल्यू कितना 120 डिग्री और कॉमा D बराबर कितना दिया हुआ है 5 डिग्री है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पे SN बराबर, क्या निकाल रहे हैं, SN बराबर। अब आप सोचेंगे कि N है या नहीं, SN का है निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बहुभुज का योगफल दे रहा है, तो बहुभुज के योगफल के लिए हम दो गो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक ज्यामितीय विधि वाला और दूसरा AP वाला। ठीक है, और दोनों फार्मूला लगाकर दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए बाबू, यहाँ पे जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे, तो लिखेंगे SN बराबर N बट्टा 2, 2A प्लस N माइनस 1 और N2 में कौन चीज D है। आगे बढ़ाया जाए, N का वैल्यू पता नहीं, 2 गुणे A का वैल्यू 120 डिग्री प्लस N माइनस 1 और इंटू D का वैल्यू 5 है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए तो देखिए N बट्टा 2 और 120 दूना 240 प्लस 5 से N में गुणा हुआ 5N और माइनस 5 एकम 5। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाएं, जब आगे बढ़ाएंगे तो N बट्टा 2 और यहाँ पे 240 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 235 और प्लस 5N बचा। आगे बढ़ाया जाए इसे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, जरा आप देखिए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो N से 235 में गुणा हुआ तो 235N और प्लस N से 5N में गुणा करेंगे तो 5N का स्क्वायर और बट्टा में कौन सी है 2 है। समझने में कोई तकलीफ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। आगे बढ़ाया जाए, ये तो हो गया आपका AP वाला योग। कभी भी अगर आपको बहुभुज का योगफल निकालना हो, किसका योगफल निकालना हो, बहुभुज का, तो बहुभुज के योगफल का एक फॉर्मूला होता है ज्यामितीय रूप में, क्या होता है वो समझ लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे, और बहुभुज का योग, बहुभुज में किसका योग निकालना है, तो बहुभुज में कोण का योगफल निकालना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे पुनः ज्यामितीय, किस चीज का, ज्यामितीय कोणों का योगफल। किस चीज का योगफल, कोणों का योगफल। यहां से हम एक फॉर्मूला उठाएंगे, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू N माइनस 2 और गुना में 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आया। ये एक ज्यामितीय रूप में कोणों के योगफल का फॉर्मूला है। आप इसे अपने साइड में किसी कॉपी में नोट कर लेंगे, या इसी में आप इसको नोट करके आराम से घेर लेंगे, ताकि आपको, और इससे बढ़िया क्या है पता है, कभी भी अगर आपको जो एक्स्ट्रा फार्मूला लिखवाया जा रहा है
आप मार्केट से एक हाइलाइटर खरीद लीजिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब भी अगर आप मैथ्स का कॉपी उल्टा रहे हैं तो आपका नजर उस पर स्वतः चला जाए। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे बाबू तो देखिए हमारे पास मान क्या आएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बराबर में 2 से n में गुना होगा, क्या आएगा 2n, और माइनस 2 दूनी 4 आया, और इनटू में फिर से क्या है 90 है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं तो 9 दूना 18, 180 डिग्री n, और माइनस 9 चौका 36, 360 डिग्री। समझने में कोई तकलीफ है क्या? अब जरा ये बताइए, हम ये जो मान निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं? तो बहुभुज के कोनों का योगफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बहुभुज के कोनों का योगफल निकाला गया है। और ये जो Sn है ये भी किसे दर्शाता है? योगफल को ही दर्शाता है। ठीक है, अब ये बताइए, एक ही बहुभुज है, हम ऐसे योगफल निकाले या ऐसे योगफल निकाले, दोनों का आंसर आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा ना? दोनों का आंसर आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। तो दोनों आंसरवा को हम आपस में बराबर कर दे हो, इसको और इसको, दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए कोनों का योगफल, कोनों का योगफल हमें क्या मिला है? तो 235n क्या मिला हुआ है? 235n प्लस 5n का स्क्वायर और बट्टा में कौन चीज? 2, और यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है? तो यहाँ हमें मिला है 180n माइनस 360, और बट्टा में कौन कितना रह जाएगा? लिखना चाहिए था, एक लिखा गया, दो यहाँ पे एक है। वन से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 235n प्लस 1 से अगर 5n स्क्वायर में गुना हुआ तो 5n का स्क्वायर, 2 से इधर गुना करना है। 180n में 2 से गुना होगा तो 18 दूनी 36 यानी कि 360n। ठीक है, और माइनस जब 360 में 2 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा? 720। क्या आएगा? 720 आएगा। चलिए यहाँ देखिए बाबू, इधर ध्यान दो, आगे बढ़ाते हैं। n वाले को इधर ले आते हैं और इसको भी हम उठाकर इधर ले आते हैं। ले आए तो शुरू में हम लिखते हैं क्या? 5n का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 235n, और यहाँ ये 360n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 360n। ठीक है, माइनस 720 इधर आया तो प्लस 720 के बराबर में कौन सी? 0 हो गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखिए 5n का स्क्वायर और 235 में से 360 घटाइए। अगर आप ऐसे नहीं घटा पा रहे तो इसमें से इसको घटाकर माइनस लगा दीजिए। देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, पैसा लिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बच गया क्या चीज? 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पर बचा क्या चीज? 3, 3 में से 2 गया तो 1, 125n, और यहाँ पर प्लस में 720 के बराबर में कौन चीज है? 0 है। जरा बताइए, इसे हम छोटा कर सकते हैं क्या? छोटा हो जाएगा किस चीज से भाग देने पर? 5 से भाग देने पर। जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, n स्क्वायर बचा, माइनस 5 से अगर 125 में भाग देते तो 25 मरतबे n आया, और प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5, 2 पर 2 22, 5 चौका 20, और 5 चौका 20 के बराबर में 0। कैसे? दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। जरा आप बताइए बाबू, ये जो समीकरण है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? कैसे करके? फर्स्ट इनटू लास्ट करके। ठीक है, अब आपको करना क्या है? फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। जब आप फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं तो 1, और लास्ट में 144, तो 144 से कम 144। अब आपको दो ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको हम गुना करें तो 144 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए? 125। बताइए वो डिजिट क्या क्या होगा? 16 नमा 144, और 16 9 क्या होता है? 25 होता है। वो संख्या क्या है? 16 है और 9 है। जब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो n का मान 16 और 9 के रूप में आएगा। एगो मान आएगा प्लस में और एगो मान आएगा माइनस में। तो जरा आप बताइए, पदों की संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? तो जो मान प्लस में आएगा उसे हम पदों की संख्या मान लेंगे, और उसके बाद फिर से आपको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तब आप यहाँ देखिए
तब आपको करना क्या है, आपको इसे मान लेना है समीकरण 1। क्या मानना है, समीकरण 1। आप इसे मान लीजिए या फिर आप इसे मान लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला थोड़ा सा छोटा है। क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी आया हुआ है, बट्टा भी आया हुआ है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब n का मान निकलेगा तो आप लिखेंगे n का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। यहाँ पर आप n का मान डालेंगे, जो आया होगा उससे इसमें गुणा करके वहां से 360 घटा दीजिएगा, तो इस बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल आपको मिल गया। ठीक है, बन जाएगा या नहीं। काम क्या करना है, अब यहाँ से आपको n निकाल लेना है। संख्या भी आपको बता दिया गया, संख्या 16 और 9 के रूप का होना चाहिए। जब यहाँ पे n निकलेगा तो प्लस वाला मान लेना है, पदों की संख्या वही बता देना है, और उस n को यहाँ पे डाल देना है। 180 से उसमें गुणा होगा और फिर उसमें से 360 को घटा देना है। समझ में आया। बनेगा प्रश्न या नहीं बनेगा, पक्का। आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके लाएंगे। ठीक है, देखिए 13 में दूसरा नंबर प्रश्न सेम ऐसा ही है, तीसरा भी सेम ऐसा ही है, चौथा है चतुर्भुज वाला। ठीक है, देखिएगा जहां तक बन पाए इसको कंप्लीट करके लाना है। ठीक है।